इससे ये बहुत बड़ा चेंज हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। ओवर टू डॉक्टर जितेंद्र परमार। थैंक यू सर। So, good evening everyone. Once again, welcome to the opportunity in financial sector. Okay, myself Dr. Jitendra from Mumbai और मैं इस इंडस्ट्री के लिए आप लोगों के लिए एक नई जर्नी और नई फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने शुरू से हमारे साथ में इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को, इस प्रोग्राम को डेडिकेटली सुनने में, समझने में जो समय दिया है और जहां हम प्योरली तरीके से लाइव होने जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को पूरी तरह से समझे, सुने और इस इंडस्ट्री जो आने वाला हमारा भविष्य है, जो आने वाला फ्यूचर है, जो शायद हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें एक्चुअली कौन से फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की ओर बढ़ना चाहिए, हमारे प्रॉपरली कैलकुलेशन ही नहीं है। डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडस्ट्री से ज़रूर जुड़े हैं और अलग अलग जर्नी हमने फाइनेंशियल जर्नी के अंदर में देखी है। हमारे साथ में कहते हैं कि फाइनेंशियल जर्नी जो होती है वो बहुत बड़ी रिस्क सेक्टर में आती है, लेकिन इसी रिस्क सेक्टर के अंदर में कुछ सेक्टर ऐसे भी है जो काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है, काफ़ी हद तक अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपरली नॉलेज देने वाले लोग जो है या हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन से वो हमें प्रॉपरली नहीं मिली। मैं यहाँ पे जो भी आपको गाइड करने वाला हूँ ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, एक एजुकेशन पर्पस है। आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपको जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से मैं पूरा गाइड करूँगा उसको आपको सीखना है, समझना है और उसके बाद अपने लेवल पे उसको एनालिसिस करके उसमें पार्टिसिपेट होना है। अभी दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ों पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है हमारे साथ में जो पुराने हैं, जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव, कुछ लेवल, कुछ परसेंटेज तक एक अनुभव उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और जो हमारे दूसरे साथी है वो नए हैं, प्योरली नए हैं, इस इंडस्ट्री को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, इस इंडस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हैं या उनको ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ें उनको पता नहीं है। तो प्रेजेंटेशन को अगर आप एक बार देखते हो, एक बार समझते हो तो पूरी तरह से नॉलेज में नहीं आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन को आप एवरी टाइम सुनिएगा, तभी जाके आपका इसके अंदर में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आगे आपकी फाइनेंशियल जर्नी जो किस तरह लेवल पे बढ़ने वाली है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चलेगा। हमारे साथ में अभी लगभग मोर देन 82 जो है इन्वाइटीज़ है, जिसके अंदर काफ़ी लोग जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हमारे क्लाइंट्स है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स भी बोलो या क्लाइंट्स भी बोलो हमारे, और शेयर होल्डर्स है हमारे साथ में, प्री IPO के शेयर होल्डर्स है। तो ये संख्या धीरे धीरे अभी बढ़ती जाएगी, मीटिंग की संख्या जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी बढ़ती जाएगी। आज हमारा एक अलग नेशनल लेवल पे मीटिंग है और उसको प्रायोरिटी पे रखते हुए मैं थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली स्टेप टू स्टेप समझ में आए। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जिसके स्लाइड के ज़रिए से एक एक पॉइंट को मैं आपके लिए शेयर करने में मुझे आसान होगा और आपको समझने में भी आसान होगा। Hope my voice is very clear to you and you can able to view this presentation on your screen. Yes, thank you. Thank you very much for your comments and reply. थैंक यू। प्लीज़ बीच में कोई भी चैट बॉक्स पे कोई मैसेज ना डालिएगा, प्रॉपरली प्रेजेंटेशन एक बार सुनिएगा।
आपके चैट बॉक्स में जो भी आफ्टर मैसेज रहेंगे उसका हम आपके एडवाइज़र के ज़रिए से रिप्लाई दे देंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटेशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आइडियोलॉजी ऑफ मैग्नस फर्स्ट। मैग्नस फर्स्ट एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी के अंदर में हमें अपॉर्चुनिटी देता है, आपको इन्वेस्ट करने का मौका देता है इन सिक्योर सेक्टर्स के अंदर में। ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, वेलकम टू जर्नी ऑफ हिडन सीक्रेट इन फाइनेंशियल जर्नी। यानी कि ये फाइनेंशियल जर्नी हमें सभी पता है कि हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग्स है वो हम कहाँ करते हैं, हमें ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, लेकिन कुछ इसके अंदर में हिडन सीक्रेट्स है जो हमें बिल्कुल नहीं पता, और ये सिर्फ कुछ लोगों को ही या कुछ कॉर्पोरेट्स के लेवल के ही लोगों को ही पता रहता है और उन्हें ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो टॉक कैन ग्रो इन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर विथ मैग्नस फर्स्ट। मैग्नस फर्स्ट ने एक ऐसी आइडियोलॉजी लाई है जहां टॉक कैन ग्रो मतलब बात कीजिए और अपने आप में ग्रो होइए। बात करने का मतलब है एक इन्फॉर्मेशन, एक प्री आईपीओ की जो जर्नी है उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर में मैग्नस फर्स्ट का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, मैग्नस फर्स्ट का क्या बेनिफिट है और हमारा क्या बेनिफिट है, ये सारा जो सिस्टम है, आइडियोलॉजी है, वो हमें आज समझने मिलेगी। तो पावर्ड बाय प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो मैग्नस फर्स्ट का प्रोडक्ट है, वो है प्री आईपीओ यानी कि अर्ली इक्विटी। इसको अर्ली इक्विटी से ही जाना जाता है, प्री आईपीओ का। प्री का मतलब सबसे पहले। चलिए, इसको जानने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल हम कौन से सेक्टर के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कौन सा सेक्टर जो है हमें अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, या हमारा प्रॉफिट हो रहा है या हमारा लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले जब इन्वेस्टमेंट की या सेविंग की बात आती है तो वो आती है बैंक्स या एफडीज या बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि हर इंसान कहीं से भी पैसा कमाए, आप चाहे कहीं से भी बिजनेस इनकम कीजिए, आप चाहे जॉब करके कीजिए, बिजनेस करके कीजिए, सेल्समैन मार्केटिंग करके कीजिए, कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री से आप काम करके जब पैसा कमाते हो तो उसको सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे पहला दिमाग में हमारा यही आता है कि बैंक इज़ अ सिक्योर सेक्टर, जहाँ पे हम अपनी एफडीज जो सिक्योरिटीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको एसेट के रूप में या उसको सेविंग के रूप में हम सेव करते हैं। दूसरा, अगर सेविंग करना चाहे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है गोल्ड मेटल, प्रेशियस मेटल, यानी कि गोल्ड और सिल्वर में हम एसेट परचेस करते हैं ताकि हमें वहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ और अर्निंग अच्छी हो सके इसकी। दूसरा एक सेक्टर है म्यूचुअल फंड में, जो काफ़ी जो मार्केट में या शेयर मार्केट में काम करने वाले या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है या शेयर मार्केट को जो समझते हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ और बढ़ जाए। उसके बाद कुछ लोग बिजनेस, अलग से बिजनेस भी करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शेयर्स, फॉरेक्स, एमसीएक्स, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग्स के अंदर में भी ट्रेड करते हैं ताकि उनकी इनकम जो है ज़्यादा हो और ग्रोथ उसके अमाउंट की, उनके पास जो सेविंग है उस सेविंग का जो है, ये सारे ओपन सेक्टर से उसके अंदर में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद है आईपीओ। लोग काफ़ी मात्रा में आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पैसे को जो है वहाँ पे आईपीओ में लगाते हैं, और ये भी अलग अलग हमारे पास में ओपन सेक्टर से, जहाँ के सारे रास्ते, सारे दरवाजे सबके लिए ओपनली खुले हैं। आप कहीं कोई भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हो, या सेविंग कर सकते हो, या उसके अंदर जाके बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स टू ग्रो योर मनी। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी सेक्टर हम सिलेक्ट करते हैं सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमें कितना ग्रोथ और कितना रिटर्न्स जो है एक्सपेक्टेड, कितना ग्रोथ हमें रिटर्न्स जो है हमें दे पाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आप 10-15 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही हमें ग्रोथ देता है और शॉर्ट टर्म के लिए हमें रिस्क भी लेनी पड़ती है। इसलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आप कितना भी पैसा कमाओ, कहीं से भी कमाओ, आप कहीं ना कहीं उसको सेविंग ज़रूर करते हो, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हो, और जब करते हो तो जब लॉन्ग टर्म में करते हो तो सबसे पहले बैंक में आता है। लेकिन बैंक के अंदर में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से एंड इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है। करीबन 10-12 सालों के अंदर में हम देखेंगे तो वो 2x जितना हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 10,000 रुपये
अगर 10-12 साल पहले बैंक में एफडी किए होते और आज जब उसकी मैच्योरिटी होती तो लगभग आपका 2 गुना के आसपास में मिला होता। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो जो रेट बढ़ी हुई है, जो ग्रोथ है, वो लगभग इक्वल टू 1 लाख रुपये ही आसपास में ही आती है, क्योंकि लगभग 8 to 10% जो है वो इन्फ्लेशन के रेट में काउंट हो जाता है। इसी तरह जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट आप जो है देख सकते हो, अराउंड 12 to 15% इन अ ईयर उसकी ग्रोथ देख सकते हो। तो अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है 10-12 साल 15 साल पहले, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे आपका अच्छा खासा रिटर्न जो है ग्रोथ जो है, उसकी वैल्यू जो है, एसेट की जो वैल्यू है, वो लगभग 2 गुना या 3 गुना वहाँ पे आपको शायद मिली हो। म्यूचुअल फंड के अंदर भी देखेंगे, जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हैं या छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अगर देखें 10-15 सालों के अंदर में, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना उसकी जो एसेट की वैल्यू है वो लगभग जो है ये जर्नी के अंदर में मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड भी प्रायोरिटी टू प्रॉपर जो है वो एक रिस्क में आता है, तो होने के लिए वो 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, और होने के लिए वो आपका अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया है लगभग उसके आसपास भी हो सकता है। तो हमारे पास यही सेक्टर है जो ओपन सेक्टर है, इजीली जहां आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अनसिक्योर्ड मार्केट जो कहा जाता है, रिस्क मार्केट जिसको कहा जाता है, जहां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि लोग जो है सिक्योर्ड मार्केट की जगह अनसिक्योर्ड मार्केट्स में जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखने के लिए ज़्यादा दिखती है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ही ये सारा बिजनेस जो है चलता है। अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए सोचते हो तो आप उस बिजनेस के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट, डॉक्यूमेंटेशंस, लीगल प्रोसीजर, टैक्सेस, या और आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में, उसके ऊपर आपका बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है। लोग ये चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस तो है, हमारा जॉब तो है, तो हम शेयर ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग या ऑप्शनल ट्रेडिंग या एमसीएक्स ट्रेडिंग के अंदर में हम कदम रखते हैं। लेकिन वहाँ पे भी रिस्क एंड रिवॉर्ड का खेल है कि एक साइड में आपका रिस्क बहुत बना रहता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे शेयर मार्केट में आने के बाद में या उसके अंदर ट्रेडिंग करने के बाद में आपको नॉलेज नहीं हो, आपको एनालिसिस नहीं हो, और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आप उसके अंदर फेलियर भी हो सकते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका ट्रेडिंग में लगाया हुआ फंड है, वो लगभग शायद नील भी हो सकता है। तो आईपीओ के लिए हम बात करेंगे तो काफ़ी मैक्सिमम जो लोग हैं आईपीओ के लिए अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन ये आईपीओ के अंदर भी अलॉटमेंट के लिए एक रूल्स है, जहाँ पे ये रूल के अंदर में आपको जो है आईपीओ शायद ही लग सकता है, ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन आईपीओ के अंदर हो जाता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3% एलोकेशन ही होता है। यानी एलोकेशन का मतलब है अलॉटमेंट, यानी अगर आपने आईपीओ में पैसे भरे हैं तो आईपीओ आपको लगेगा, ये श्योर नहीं होता है, और आपके पैसे आपको रिटर्न आ जाते हैं। तो ये सारे सेक्टर के अंदर में हमें वेट एंड वॉच जो है करना पड़ता है, रिस्क यहाँ पे हमारा लगा हुआ रहता है। चलिए, अभी डू यू नो वेयर आवर मनी इज़ री इन्वेस्टेड? हमारा पैसा, हमने जो सेव किया है, हमने जो इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आखिर और जगह कहाँ इन्वेस्ट होता है जो हमें पता ही नहीं है। जैसे कि बैंक से हम कहीं ना कहीं बैंक्स में करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर्स हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, जिसका कहते हैं कि हमें हाइड रखा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, और अगर पता भी है तो वहाँ पे जाने की हमें अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे और सोच ही नहीं पाएंगे कि उस सेक्टर की, कि जहाँ पे ये हमारा ही पैसा जो है जहाँ जाके इन्वेस्ट होता है, और हमारा 1 रुपया 100 रुपया कैसा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। हमें तो सिर्फ एक बॉन्ड के अंदर बांधा हुआ रहता है, एक पैटर्न के अंदर में, एक फिक्स ग्रोथ के अंदर बांधा हुआ रहता है, हमें सिर्फ उतना ही मिलता है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये जितने भी सेक्टर्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, चाहे वो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, ये अपना पैसा जो है प्री आईपीओ यानी कि अर्ली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, तो इस इन्वेस्टमेंट का कैसे इनको बेनिफिट मिलता है, क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, इनको कैसे अप्रूवल मिलता है, इसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रोथ कितनी पॉसिबिलिटीज़ जो है, जो यहाँ पे जो ग्रोथ है इतनी हो पाती है,
तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हमारे माइंड के अंदर आते हैं। तो ये सेक्टर ऐसा है कि ये सीक्रेट मार्केट कहा जा सकता है हम इसको। ये सिक्योर मार्केट भी है, क्योंकि आप जो भी परचेस करते हो वो आपके डीमेट से परचेस करते हो, डीमेट अकाउंट से परचेस करते हो, और आपको उसके बदले में प्री आईपीओ की अर्ली इक्विटी के शेयर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। इसके लिए इसको सिक्योर सेक्टर कहा जाता है, कि आपको सिक्योर मार्केट कहा जाता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है वो एसेट के रूप में, शेयर्स के रूप में आपके डीमेट अकाउंट में रहता है। यहाँ अर्ली इक्विटी मार्केट्स में वह मिलियनर्स बिलियनर्स मीट, डील, इन्वेस्ट एंड ग्रो। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मिलियनर्स और बिलियनर्स लोग, वो कौन हो सकते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड कंपनियाँ और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट लोग, कॉरपोरेट कंपनियाँ कह सकते हैं, कॉरपोरेट इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं हम उसको। यहाँ पे वो अपनी डील करते हैं कंपनी से, प्री आईपीओ का कंपनी से, और इन्वेस्ट करते हैं, और वो कंपनी वो सेक्टर्स जो है वो आगे आने वाले समय में वो कहीं गुना जो है वो ग्रो हो जाता है। अभी स्टेजेस टू लिस्ट इक्विटी शेयर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस। आप जो भी शेयर्स जो देखते हो जो ट्रेडिंग के अंदर आता है, जो ट्रेडिंग के अंदर में आता है, वो कैसे आता है, वो ट्रेडिंग में एक दिन में नहीं आया, तो उसकी स्टेज होती है। तो सबसे पहले उस कंपनी को प्री आईपीओ फेज से गुजरना पड़ता है। प्री आईपीओ फेज का मतलब है कि अगर उसको मार्केट में, एक्सचेंज में आना है, तो सबसे पहले उसको प्री आईपीओ लेके आना पड़ेगा अर्ली इक्विटी से, और उसको सेबी के कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्री आईपीओ क्या एक फेज़ रहता है, उस फेज़ में सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियां ही और कॉरपोरेट सेक्टर्स ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेकंड फेज़ में जब आता है तो आईपीओ आता है, आईपीओ इश्यू आता है, तब जाके सेबी उसको रेगुलेट करती है, तब जाके आईपीओ के लिए परमिशन मिलती है, और तब वो आईपीओ आता है। और वो हो सकता है कि 2 साल 3 साल उसको आने में लग जाए। उसके बाद जब थर्ड स्टेज आता है ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस, अगर शेयर ट्रेडिंग जो शेयर ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इस पूरी प्रोसेस के बाद में जब वो शेयर्स लिस्ट हो जाता है, जब वो एक्सचेंज आ जाता है, तब लोग उसको ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आया था उसने वो शेयर्स पहले से ही बाय करके रखे थे, और जब ये स्टेजेस आईपीओ से लेकर ट्रेडिंग में जा चुका था, तब तक इसकी वैल्यू जो है काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई थी। हो सकता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, वो आने वाले मार्केट और उसकी लिक्विडिटी पे डिपेंड होता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि प्री आईपीओ का एक डेफिनेशन क्या है। ओके, तो प्री आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ प्लेसमेंट, सार्वजनिक एक्सचेंज पर शेयर उपलब्ध कराने से पहले स्टॉक के बड़े ब्लॉक्स की एक निजी बिक्री है। यह निवेशक को आधिकारिक तौर पर बाजार में प्रवेश करने से पहले संभावित रूप से कम कीमतों पर शेयर हासिल करने की अनुमति देता है। यानी कि आप प्री आईपीओ के जो भी शेयर्स आप परचेस करते हो, ये अलग अलग ब्लॉक्स में मिलते हैं, अलग अलग वैल्यू में मिलते हैं, अलग अलग रेट में मिलते हैं, क्योंकि ये सेबी के कंडीशंस पे जो है कॉर्पोरेट सेक्टर्स इसके अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। ये पब्लिकली या अवेलेबल नहीं होते हैं, और पब्लिकली अगर अवेलेबल भी होते हैं तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी होती है, जो आम आदमी सोच नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको बाज़ार में प्रवेश करने से पहले अर्ली इक्विटी में जो मार्केट में अवेलेबल जो प्राइस है, वो प्राइस के अंदर में, प्राइस बैंड के अंदर में, और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से वो प्राइस वैल्यूएशन उसकी होती है, और आपको ये शेयर्स जो है अवेलेबल होते हैं। चलिए अभी एक प्री आईपीओ से हमें और बात करते हैं, ताकि ये पूरा सब्जेक्ट आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, चलो एक प्रॉपर्टी लेनी हो आपको एग्जाम्पल, तो आपके पास में 3 अलग फेज है प्रॉपर्टी लेने में। प्रॉपर्टी लेते हो, एक रेडी मार्केट रहती है जब टावर बना हुआ है, आप वहाँ पे फ्लैट या शॉप या कोई भी ऐसा जो एरिया लेना चाहते हो, उसमें आप रेडी कंस्ट्रक्शन में जाते हो, तब उसकी प्राइस जो रहती है मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको वो अवेलेबल होता है। लेकिन जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, ओके, उस अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जब लेने जाते हो तो उसकी प्राइस जो है वो कम रहती है। लेकिन उसके पहले प्री बुकिंग होती है, यानी कि जब वो ज़मीन था और उसके ऊपर कोई टाउनशिप बनने वाली थी, उस समय आप उसकी बुकिंग करते हो, उसको आप ले लेते हो, तो आपको वो प्री में मिल जाता है, मतलब अर्ली में मिल जाता है। यानी उसकी प्राइस भी जो है वो लगभग काफ़ी हद तक जो है वो कम रेट में मिलती है। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर में ये रिस्क है कि आपकी बिल्डिंग बनेगी ज़रूर, लेकिन आपको अलॉटमेंट मिलेगा भी ज़रूर, मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट उतनी
ज़्यादा होगी नहीं होगी, ये एक फैक्टर भी उसके अंदर रहता है। बन भी गया तो उसको सेल करेंगे, सेल करना है, वो सेल होगा नहीं होगा, तो वो एक हरे अपनी अपनी खुद की मार्केट की अलग अलग एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क दोनों चीज़ जुड़ी रहती है। चलिए हम वापिस से समझते हैं अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आईपीओ एंड प्री आईपीओ। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आईपीओ में ट्रेडिंग में आना है तो ट्रेडिंग में आने से पहले आईपीओ आता है और आईपीओ से पहले प्री आईपीओ आता है। तो प्री आईपीओ जो है ये भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सॉरी, जो मैं पहले पहले बात करूंगा आईपीओ की। तो आईपीओ जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। मतलब जो मार्केट में शेयर्स जो है वो लिस्ट होने जा रहे हैं वो ऑलरेडी प्री आईपीओ में बिक चुके हैं, लेकिन अभी आईपीओ उसका आ रहा है। सेबी ने उसको परमिशन दे दिया है उस कंपनी को कि आप अपना आईपीओ जो है लेके आ सकते हो पर्टिकुलर प्राइस बैंड पे। यानी एक प्राइस डिसाइड की जाती है विद इन मर्चेंट बैंकर और उसके अंडर राइटर्स जो है एक उनकी टर्नओवर, उनकी वैल्यूएशन, उनकी लिक्विडिटी को देखने के बाद में एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है और उस प्राइस बैंड पे आईपीओ जो है अपना ऑफर, उसका वो कंपनी अपनी ऑफर लेके आती है। और प्री आईपीओ क्या होता है यहाँ पे, लेकिन आईपीओ के अंदर में ये चीज़ होती है कि आप आईपीओ लेने जाओ तो आपको आईपीओ जो अलॉट होए ना होए वो एक आपके लिए एक लक फैक्टर भी डिसाइड करता है कि आपको आईपीओ लगे या ना लगे। लेकिन प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी है, यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये है, लेकिन ये सेक्टर सिर्फ जो अवेलेबल है सिर्फ एचएनआई क्लाइंट्स के लिए। एचएनआई का मतलब है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, जिसके पास में करोड़ों रुपए है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट सेक्टर से जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी राशि है इन्वेस्ट करने के लिए, वो ही प्री आईपीओ में अर्ली इक्विटी के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें पार्टिसिपेशन के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, जैसे कि 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और जैसी कंपनी है, जिस सेक्टर की कंपनी है और वो कौन से सेक्टर में आना चाहती है उस हिसाब से उसके फंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बड़ी कंपनियां, ये कॉर्पोरेट्स जो है वो प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करती है। चलिए अगेन, आवर मनी इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड इन प्री आईपीओ सेक्टर। हमारा जो पैसा बैंक्स में इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है या शेयर म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है या इंश्योरेंस में लगा हुआ है, यही पैसा इनडायरेक्टली अलग अलग प्री आईपीओ सेक्टर में जाके इन्वेस्ट होता है। जैसे कि प्री आईपीओ में कौन सी कंपनियां आती है, तो जिसको भी प्री आईपीओ में आना है उसको पास्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, उसकी वैल्यूएशन दिखानी पड़ती है, तब जाके सेबी की कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही लीगल तरीके से कहा जा सकता है कि वो प्री आईपीओ सेक्टर के अंदर में प्रवेश ले सके। तो आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर्स हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गई, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियाँ हो गई, ट्रैवलिंग कंपनियाँ हो गई, ये सारी अलग अलग जो कंपनी है जो आगे आके जिसको आईपीओ लाना होता है, उसको मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ानी रहती है और उसकी प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ानी रहती है, इसके लिए उनको पैसे की जब रिक्वायरमेंट रहती है तो वो प्री आईपीओ सेक्टर के अंदर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हम वापस दोबारा वहाँ पे चलते हैं कि हमारा जो सेक्टर था वो सिक्योर था, क्योंकि हम इन्वेस्ट करते थे कहाँ पे कि बैंक्स में, सेविंग में, एफडीज़ में, बॉन्ड्स में करते थे और गोल्ड में भी करते थे, म्यूचुअल फंड में भी करते थे। तो इस सेक्टर में 10 से 15 साल में हमारी जो ग्रोथ होती थी वो 2 गुना या 3 गुना के आसपास में हमें देखने को मिलती है। आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका 10-15 साल से अगर आपका गोल्ड पड़ा हुआ है, आपने क्या रेट में लिया है, और अगर आपने बैंक्स में सेविंग की है, एफडी की है, तो उसकी आज वैल्यूएशन क्या है, तो लगभग 2 गुना 3 गुना आपको उसकी वैल्यूएशन, उसकी ग्रोथ दिखेगी। लेकिन अगर यही पैसा, यही अपॉर्चुनिटी अगर प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी में हमें अगर 10-15 साल पहले मिली होती, तो ये 10-15 साल में अगर यहाँ पे मिली होती तो शायद आप जूम अटेंड नहीं करते, आपकी जो एसेट वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में बदल चुकी होती। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमें उस समय नहीं मिली और आज भी ये अपॉर्चुनिटी जो है लोकली जो है अवेलेबल नहीं, रिटेल सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यही सिक्योर सेक्टर में जो हम जाते थे, जहाँ इन्वेस्ट करते थे, हमारे पास में और एक सिक्योर सेक्टर है और एक बास्केट है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी, जहाँ पे जो ग्रोथ है जो आप 10-15 साल के अंदर में अलग सेक्टर में देखते हो, वही ग्रोथ आपको यहाँ पे 2 साल से 5 साल के बीच में देखने को मिल सकती है। 2x, 3x, 4x, 5x, 10x या मल्टीपल उसका भी हो सकता है, 500 गुना भी हो सकता है, 5000 गुना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें ओपनली जो है इस सेक्टर के अंदर में
अभी मिल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दोबारा बात करेंगे कि आपने अगर बैंक में 10 साल 15 साल पहले या 12 साल पहले 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया या 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते, आज आपकी उसकी वैल्यूएशन देख लो कितनी हुई, गोल्ड में कितनी हुई, म्यूचुअल फंड में कितनी हुई है। आपने अगर शेयर्स में पैसे लगाए, उस शेयर्स की क्या वैल्यू हुई है। अगर नहीं लगाए, आप शेयर ट्रेडिंग करते हो तो क्या ट्रेडिंग के अंदर में आपका मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि आपका पैसा उधर लक आपका था और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो गया, या आपका लक नहीं था और आपके पैसे शेयर मार्केट में, फॉरेक्स में, एमसीएक्स फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर में जो है वो नील हो गए। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि 97% जो है वहाँ पे रिस्क होती है। कितनी भी एनालिसिस करो, कितनी भी अगर ट्रेडिंग के अंदर में हम फॉरेक्स या एमसीएक्स ट्रेडिंग के अंदर में हम प्रॉफिट लेने के लिए जाते हैं, कहीं ना वो मार्केट जब डाउन आ जाती है तो हमारा एसेट जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं नील हो जाता है। लेकिन प्री आईपीओ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो HNI क्लाइंट्स, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स के लिए तो बनाई है, जहाँ पे ग्रोथ जो है आपको 3 गुना 12 गुना और उससे भी मल्टीपल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी हमको मैग्नस फर्स्ट ने एक नई आइडियोलॉजी के रूप में रिटेल सेक्टर में दी है कि भले आप HNI क्लाइंट नहीं हो, भले आपके पास लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं हो, लेकिन आप जो है छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी प्री आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए हम पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं, पास्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय HNI कॉर्पोरेट्स इन प्री आईपीओ इन अर्ली इक्विटीज़। जो पहले बैंकों ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था और उनका भी पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो चुका है, उनका एसेट्स जो है वो कितना बड़ा हो चुका है, वो हम देखते हैं। तो CDSL जो है प्री आईपीओ में आया था, तो CDSL भी सेबी की एक फर्म है, इसका ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सारे एसेट्स को स्टोर करता है और जितने भी आपके अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं या इक्विटीज़ होती है प्री आईपीओ की, उसको स्टोर करने के लिए सारा CDSL के अंदर में ये स्टोर होता है। तो CDSL ने भी अपना प्री आईपीओ लॉन्च किया था मात्र 60 रुपीज़ में। लेकिन जब इसका IPO आया, मतलब ये सारा स्टॉक जो है ऑलरेडी खरीद चुका था, 60 रुपीज़ में ये सारा स्टेक जो है बिक चुका था, कॉर्पोरेट्स लोगों के पास में इसका होल्डिंग था। जब ये IPO आया तब 250 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। मतलब सारा जो क्रीम है वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स कमा के लेके चली गई। अभी IPO आया है 250 के रेट में, मतलब करीबन 4 गुना जो है इसकी रेट अप्रिशिएट हो गई, ग्रोथ हो गई। ओके, डीमार्ट आया था 90 रुपये में और यहाँ पे 604 जो है वो IPO के अंदर प्राइस बैंड में आया, मतलब करीबन 7 गुना इसकी वैल्यू जो है अप्रिशिएट हो गई। BSE आया था 66.7 रुपीज़ में और यहाँ पे ये 361 में जो है लिस्ट हुआ, तो आप उसको भी देख सकते हैं कितना परसेंटेज वो ग्रोथ हो गया। RBL बैंक 60 रुपये में आया था, IPO में 273 के में आया। ICICI लोम्बार्ड 40 रुपीज़ के अंदर में प्री IPO में आया था, वो 650 में IPO में आया। अब बात करते हैं कि इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो एग्जांपल, जिसने CDSL में 6 करोड़ किया उसका 25 करोड़ हो गया, जिसने DMart में 9 करोड़ किया उसका 60 करोड़ हो गया, जिसने ICICI लोम्बार्ड में 4 करोड़ किया उसका 65 करोड़ हो गया। ये हो गई करोड़ों की बात। तो हमें मौका इसलिए नहीं मिला, हमें मौका मिल सकता था अगर हम खुद भी HNI क्लाइंट्स होते, हमारे पास भी करोड़ों रुपए होते, तो हो सकता था हमें भी ये मौका मिल सकता था और हमारी ग्रोथ जो है वो 2-3 साल के अंदर में 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 12 गुना, और उसके बाद चाहे वो अनलिमिटेड ग्रोथ में भी, अनलिमिटेड का मतलब है उसको हम वैल्यूएशन देखते हैं कि आज के टाइम में मार्केट क्या बोलती है। जिसने CDSL परचेस किया था 60 रुपीज़ में, आज वो लगभग 26 गुना 25 गुना तक बढ़ चुका है। जितने होल्डिंग उसकी करके रखी है, तो IPO आया था 250 में, लेकिन IPO लगा ही नहीं जिसको, तो उसकी ग्रोथ कैसे मिलेगी। IPO लगना तो चाहिए था, तो IPO लगा नहीं, लेकिन जिसने प्री IPO में ले लिया उसको अगर हम ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 25 टाइम्स हो गया। DMart को जिसने प्री IPO में परचेस किया था उसकी 43 टाइम्स, मतलब 1 लाख रुपया का अगर मौका मिलता तो हो सकता था कि हमारा 40 गुना इसकी वैल्यूएशन हमें जो है लगभग बढ़ जाती। BSE देखे तो 73 टाइम्स जो है वो इसकी 70 गुना 70 टाइम्स, 1 लाख रुपए का लगभग 70 टाइम्स जो है उसकी वैल्यूएशन आज के तारीख में जो देखी गई है। ओके, तो ये सब ये जो देख रहे हो ये सिर्फ 2 साल और 4 साल के बीच के अंदर का हम देख सकते हो, 5 साल के बीच के अंदर का देख सकते हो। ओके, कोई इक्विटी हो सकता है कि जिसको 5, 6, 7 साल भी लग जाए, लेकिन
ओवरऑल एवरेजली आप देख सकते हो कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर में आप इतनी ग्रोथ जो है इन लोगों ने की है। ICICI लोम्बार्ड देखिए लगभग 48 टाइम्स जो है ग्रोथ हुआ। RBL बैंक है वो लगभग 3 टाइम्स जो है ग्रोथ जो कर चुका है। 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपया जो लगभग बन चुका है। तो कोई सेक्टर में कम, कोई सेक्टर में ज़्यादा, ये तो मार्केट है इसलिए होना है। चलिए हम बात करते हैं अभी सचिन तेंदुलकर की। मास्टर ब्लास्टर है क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर में। इन्होंने आज़ाद इंजीनियरिंग के शेयर्स लिए थे। अभी सचिन तेंदुलकर को हो सकता है कि फाइनेंशियल नॉलेज इतना ना हो, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इसलिए किया, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। हो सकती है वो अपना वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते थे 5 करोड़ में, हो सकता है वो कोई होटल खोल सकते, इंडस्ट्री खोल सकते थे, कोई नया बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैसे को काम पे लगाया। मतलब उन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए आज़ाद इंजीनियरिंग की एक कंपनी में, अर्ली इक्विटी में, प्री इक्विटी में, और उन्होंने ये शेयर्स लिए थे 114 रुपये में 10 पैसे में। जब ये लिस्टिंग पे जब IPO पे आया जून के 2024 में, जून महीने में, लगभग अभी आप उसको कैलकुलेट करो तो ये रिसेंट की अभी की बात है, इसकी प्राइस जो है 2080 पहुंच गई थी। लेकिन जब ये IPO आया तो IPO आने के समय में इसकी वैल्यू थी 524 रुपये, यानी कि 114 रुपये का शेयर्स IPO में आने में ये 524 रुपये बन चुका था। लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन इनका जो इनका 5 करोड़ का अमाउंट था वो लगभग बन गया था 24 से 25 करोड़ रुपए के करीबन IPO आने के समय। लेकिन जब ये प्राइस इसकी बढ़ गई और जून 2024 के अंदर में इसकी प्राइस हिट हुई 2080 रुपये। मतलब उनकी जो एसेट की वैल्यू है 5 करोड़, वो 25 करोड़ तक तो पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद में ये 90 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। मतलब उन्होंने अपने पैसे को ऐसी जगह काम पे लगा दिया जहां उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनका पैसे ने उनका रोल अदा किया और उनकी एसेट बढ़ गई। अगर ये चीज़ समझ लेते ना, एसेट बढ़ाना ये हर कोई नहीं जानता है, तो एसेट बढ़ाना कोई सीख लेता है, समझ लेता है, तो आगे आने वाले समय में उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल जर्नी इतनी स्मूथ हो जाती है कि उसको अगर कोई रुकावट आती है अपनी बिजनेस में, जॉब में या कोई करियर के अंदर में, तो हो सकता है यहाँ पे चांसेस उसके रिकवरी के यहाँ पे इस सेक्टर से उनके बन जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी इन प्री IPO बाय मैग्नस फर्स्ट। तो मैग्नस फर्स्ट जो है प्री IPO के लिए एक स्पेशल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। लेकिन ये सारी चीज़ है, ये जितनी भी प्री IPO की कंपनी रहती है, इसको सेबी के कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। ये सेबी के कहते हैं कि सेबी के कंडीशंस में आती है, रूल्स में आती है, और उसके बाद ही ये प्री IPO अर्ली इक्विटी लेके आ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है। तो सेबी की कंडीशंस के जो है उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ये मैग्नस फर्स्ट हमारी जो काम करती है वो एक कहेंगे कि एक प्री IPO में एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब मैग्नस फर्स्ट जो करती है वो मल्टीपल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में, और उसको डिस्काउंट रेट पे ये प्री IPO के शेयर्स जो होते हैं वो खरीद लेती है। तो हमारे पास में IT सेक्टर से, हमारे पास में फार्मा सेक्टर से, हमारे पास फूड सेक्टर से, हमारे पास ऑनलाइन ई-कॉमर्स सेक्टर्स भी है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। तो मैग्नस फर्स्ट इज ओनली सर्विस प्रोवाइडर इन रिटेल सेक्टर। मैं बार बार कहता हूँ रिटेल सेक्टर जो है अभी कहीं पे भी ओपन नहीं है, और ये रिटेल सेक्टर ओपन करना इट्स वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मैग्नस फर्स्ट ने ये सारे लीगल कंप्लायंस को क्लियर करके रिटेल सेक्टर्स में उतरी है, और आपको एक HNI क्लाइंट बनाने के लिए जो है एक फार्मूला, एक आइडियोलॉजी बना के आपको यहाँ पे जो मैग्नस फर्स्ट है इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देती है अर्ली इक्विटी और अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर। तो मैग्नस फर्स्ट क्या करती है, ये सारे सेक्टर्स के अंदर में इन्वेस्ट कर लेती है, पहले से ही प्री में ही कर लेती है। जैसे मैग्नस फर्स्ट ने 10 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स ले लिए, मैग्नस फर्स्ट ने 50 करोड़ के शेयर्स ले लिए, मैग्नस फर्स्ट ने 100 करोड़ के शेयर्स ले लिए, 200 करोड़ 250 करोड़ के शेयर्स ले लिए। तो इस तरह से मैग्नस फर्स्ट ने सारा जो स्टेक है वो ले लिया, ताकि आपको रिटेल में वो प्री IPO जो है इंस्टेंटली प्रोवाइड कर सके। तो मैग्नस फर्स्ट दोनों भी रोल करती है। यहाँ पे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भी है, अगर आपके पास में बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बड़े इन्वेस्टमेंट से भी आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे पास में सबसे बेस्ट ब्रांड है रिटेल ब्रांड, कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट और SIP करने के बाद भी आप यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पर्सन जो है गोल्डन
स्टेप्स पे चल रहा है। तो ये रियल में गोल्डन स्टेप्स है, आप इसको फील करोगे जब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे। चलिए, मैग्नस फर्स्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर इन सिक्योर सेक्टर्स, हाउ मच अमाउंट आई कैन परचेज। अभी एक क्वेश्चन आता है कि आपने तो सर करोड़ों रुपए की बात की, करोड़ों रुपए की यहाँ पे ग्रोथ बता दी, लेकिन हमारे पास में तो कोई करोड़ों रुपए नहीं है, ना ही लाखों रुपए है। हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कैसे करें रिटेल सेक्टर में? ठीक है, तो हमारे पास में मैग्नस फर्स्ट ने जो है वो डिज़ाइन किया है रिटेल प्लान। रिटेल प्लान का मतलब है हर महीने SIP आप परचेस करके जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो विथ डिस्काउंट एंड विथ बोनस। हमारे पास में लगभग 5-6 ऐसी कंपनी है, ऐसी प्रीमियम कंपनी कहा जा सकता है जो स्टार्टअप लेवल पे आई हुई है, जैसे कि मैडबाओ, इम्प्रेसो फूड, ग्रैंड प्रिक्स, स्किन बुक लिमिटेड, ये और गाइनोफैम। हमारे पास में लगभग 5 कंपनियां हैं और आने वाले टाइम में हमारे पास में और भी कंपनियों की लिस्ट ऐड होने वाली है। तो ये सारी कंपनियों की प्रोफाइल जो होती है, ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी ये इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये IPO में जो है कब तक आने का इसका चांस है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसकी एनालिसिस रिपोर्ट जो है ये आपको लगभग आपके PDF फाइल के अंदर में शो होने लगी। मैं इसको आपको डायरेक्टली लाइव भी शो करता हूँ ताकि आपको एग्जांपल पता चले। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको लाइव शो भी करता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली पता भी चले कि हाँ, हाँ देखिए, हमारे पास में जैसे एक स्किन बुक लिमिटेड है, ओके, स्किन बुक लैब इंडिया लिमिटेड, तो इसके प्री IPO के शेयर्स हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा, इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, ये कभी फाउंड हुआ है, कभी इसकी ये कंपनी क्या करती है, ये कौन से प्रोडक्ट को जो है मार्केट कर रही है, इसकी मार्केट में विजन, इसका मिशन क्या है और लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये उनका प्रोडक्ट कितना सॉल्यूशन उनके लिए दे सकता है। तो ये प्रोडक्ट्स जो है इसकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे पूरी दी गई है ताकि इसकी मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी है। तो ये ई-कॉमर्स के ज़रिए से अपने प्रोडक्ट्स जो है मार्केट कर रहे हैं। तो हमें इस कंपनी के जो इनके जो कॉम्पिटिशन्स वाली कंपनियाँ हैं उसके बारे में भी बताया गया है, ओके। तो सारी डिटेल्स, इनकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है 2023-2024 में, 2027-28 में इनकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें 2019 में देखिए, 2020, 2021 से 23 में इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है और इसके जो टीम है, इनकी जो मैनेजमेंट टीम है या कंपनी के जो भी CEO है या डायरेक्टर्स है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल की है। तो ये तो मैंने बताया आपको एक प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरह हमारे पास में जो है और भी कंपनियों के, हम कह सकते हैं और भी कंपनियों के हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स है वो कहने का मतलब जो डिटेल्स है वो हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे गाइनोफैम के है, मैडबाओ के, ग्रैंड प्रिक्स एलिवेटर्स के है। तो आपको अलग अलग ये देखने को जो है मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स है, ये क्या कंपनी है, कौन सी कंपनी है? तो ये लिफ्ट बनाने वाली कंपनी है जो एलिवेटर्स बनाती है, घर के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर में जो एलिवेटर्स बनाती है। गाइनोफैम फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इम्प्रेसो फूड प्रोडक्ट्स की बनाने वाली कंपनी है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग प्री IPO कंपनियां हैं जिनको अपना IPO लेके आना है। चलिए, मैग्नस फर्स्ट में जब आप रजिस्टर कर लेते हो तब आपको यहाँ पे दिख जाता है कि आपका इसका शेयर प्राइस कितना है। अभी प्रेजेंट में आप इसको 75 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। स्किन बुक लिमिटेड है, इसका शेयर प्राइस 70 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप मैडबाओ है, ये आप 135 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। होलिस्टिक हाउस इंटरनेशनल यानी कि इम्प्रेसो फूड्स आप जो है 72 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। गाइनोफैम जो है वो आप 200 रुपये में बाई कर सकते हो। तो ये प्राइस जो है और इसकी जो कहने फेस वैल्यू एक अलग होती है, लेकिन फेस वैल्यू को हम अलग रूप में हम देखेंगे कि ये लिस्टिंग IPO में क्या रेट से आ सकता है। तो ये अप्रिशिएट होते जाता है। तो लगभग ये 350 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया, या फिर हम इम्प्रेसो ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये लगभग 200 रुपया, 250 रुपया या 300 रुपये में भी IPO में आने के इसके चांस हो सकते हैं। तो सिंपल यही है कि हमें आज प्री IPO के अंदर में हमें मौका मिल रहा है
अलग अलग सेक्टर में जाने का, तो हमें ये शेयर्स परचेस करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। हर क्लाइंट का, हर इन्वेस्टर का ये रोल रहेगा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो सबसे पहले आपको मैग्नस फर्स्ट के अंदर में आपको आपके एडवाइज़र ने आपको जो लिंक दी होगी उस लिंक से आपको रजिस्टर्ड होना है। चाहे उस एडवाइज़र को पूरा नॉलेज नहीं होगा, डोंट वरी, सारा नॉलेज मैग्नस फर्स्ट के ज़रिए से, हमारे जूम के ज़रिए से, हमारी ट्रेनिंग के ज़रिए से आपको मिलेगा। लेकिन आप प्रॉपरली अपना एडवाइज़र को सिलेक्ट करके जो है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए और इससे रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने में हड़बड़ी मत कीजिएगा, सारा खुद का ही डिटेल्स दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट एनी अवर MLM और स्कीम और एनी नेटवर्क मार्केटिंग कि आप कोई भी डिटेल डाल दो और कहीं पे भी बैंक अकाउंट अपलोड कर दो। तो सारी प्रोसेस आपकी एडवाइज़री जो है वो आपके जो एडवाइज़र्स है उनके ज़रिए से ही कंप्लीट कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में, आपकी KYC कंप्लीट होने के बाद में आपका डीमेट अकाउंट जो है वो भी फ्री में ओपन कीजिए। वो आपका एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा। अगर आपके एडवाइज़र को नहीं पता है या आप हमें संपर्क आपके एडवाइज़र के ज़रिए से कर सकते हैं ताकि हम आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन कराने में मदद करें। तो ये आप जो है इजी तरीके से मंथली SIP के ज़रिए से आप जो है हर महीने शेयर परचेस, प्री IPO के अर्ली इक्विटी परचेस कर सकते हैं। करना क्या होगा, जैसे आपका सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, KYC और आपकी डीमेट अकाउंट की CMR रिपोर्ट आपको मिल जाती है, उसको अपलोड करने के बाद आप हर महीने की SIP कर सकते हो मिनिमम 1000 रुपये की। आपने मान लीजिए 1000 रुपये की SIP की, मतलब 1000 रुपये भरा, उसके अगेंस्ट में आपको 1000 रुपये के शेयर्स जो है वो आपके डीमेट में अलॉट हो जाते हैं, मतलब आपको शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कौन से शेयर्स होंगे, जो भी आप बाय करना चाहते हो, जो हमारे पास 5-6 कंपनी की लिस्ट है, उस लिस्ट में से जो भी कंपनी आप चाहते हो वो आप ले सकते हो। इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कौन सी कंपनी अच्छी है, तो हमारे पास में सारी रिसर्च एंड एनालिसिस की हुई कंपनी है, सारी कंपनियाँ अच्छी है। आप कोई भी शेयर जो है आज इस महीने में ये सिलेक्ट किया, दूसरे महीने में दूसरा सिलेक्ट किया, तीसरे महीने में सेम सिलेक्ट किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1000 रुपये की SIP 36 महीने तक करते हो तो आपका 36,000 का पोर्टफोलियो बन जाता है, यानी कि 36,000 के शेयर्स आपके डीमेट के अंदर में शो कर जाते हैं। अभी इसकी वैल्यू क्या हुई, तो वैल्यू जो है हो सकता है कि उस समय उसका अगर IPO आ जाए और अगर उसके पहले भी अगर उसका IPO आ गया तो आपको उसकी वैल्यू जो है समझ में आ जाएगी, ग्रोथ समझ में आ जाएगी। अगर 1 साल में भी आ गया, 1.5 साल में भी आ गया, 2 साल में भी आ गया, तो उसकी वैल्यू जो आपकी बढ़ चुकी है। और बढ़ने के बाद आपकी वैल्यू, अगर मान लीजिए कि 3 साल बाद भी अगर IPO, सारे के सारे 3 साल बाद भी अगर IPO आते हैं, तो अगर वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी बढ़ गए तो आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी उसका बनने का चांसेस यहाँ पे बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में आपको फ्री बोनस भी मिलता है। ये बोनस कैसे मिलता है, जैसे ही आपके 36 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, कंपनी आपको 1-1 हज़ार रुपये का फ्री वॉलेट देती है। वो वॉलेट से आप फ्री शेयर जो है परचेस कर सकते हो, हर महीने परचेस कर सकते हो, एक 1,000 के, मतलब आपका 36,000 तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट हुआ। 36,000 का शेयर्स कंपनी आपको वॉलेट देती है, जिससे हर महीने आप फ्री में शेयर्स उसको परचेस कर सकते हो। इसका मतलब सिंपल हो गया कि आपका पोर्टफोलियो बन गया 72,000 का। जब ये IPO आ जाते हैं, आप सारे शेयर्स को आप उसकी ग्रोथ देखते हो, तो वो ग्रोथ जो है 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, उसका हम जो वैल्यूएशन है वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ आपकी लगभग 2 गुना, 3 गुना आपको दिखने में जो है मिनिमम से मिनिमम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा SIP का सबसे पहला प्लान। लेकिन कोई चाहता है कि मुझे 2000 भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 की शुरुआत कीजिए। आपको लगता है तो आप 2000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, महीने की 3000 से भी कर सकते हैं, 4000 की भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन मिनिमम आप 1000 से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शेयर्स कैसे अलॉट होते हैं, शेयर्स आपको कहाँ पे दिखते हैं डीमेट में, और अलग अलग कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो कैसे होता है। चलिए, दूसरा प्लान है एड ऑन वैल्यू SIP प्लान, मंथली 6000 का प्लान है। और यहाँ पे आप जैसे ही 6000 की SIP परचेस करते हो, आपको लगता है कि मेरे पास में अमाउंट जो है ज़्यादा है, मुझे महीने का ज़्यादा SIP परचेस करना है, थोड़ा सा हायर वैल्यू में करना है, तो आप 6000 की SIP परचेस कर सकते हो। आप 1000 की भी कर सकते हो, साथ साथ में 6000 की भी कर सकते हो, या आप 1000 की करने के बाद आपको लगता है कि मुझे 6000 की भी करनी है, तो एडिशनल आप उसी ID के अंदर में 6000 की भी SIP कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो थोड़ा सा एक एड ऑन वैल्यू मिलने वाला है। आपने 6000 की SIP की, उसके सामने आपको 6300
की आपको जो है शेयर्स मिलेंगे। आपने 6,000 रुपया भरा है, लेकिन उसके आपको जो शेयर्स मिलने वाले हैं वो 6,300 के मिलने वाले हैं। आपने नेक्स्ट मंथ अगेन आपने 6,000 की SIP की, तो आपको अगेन एड ऑन वैल्यू के शेयर्स मिलेंगे, मतलब 6,000 के सामने 6,600 के आपको शेयर्स मिलेंगे। थर्ड मंथ अगर आपने 6,000 की SIP की तो आपको 6,900 के शेयर्स मिलेंगे। फोर्थ मंथ अगेन अगर आपने 6,000 की SIP की तो आपको 7,200 के मिलेंगे। ऐसे करते 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 अगर आपने 12 महीने तक आपने SIP की 6,000 की, आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट था उसके सारे शेयर्स आपके पास आ गए, लेकिन उस शेयर की जो वैल्यू है वो 95,400 हो गई। आपका इन्वेस्टमेंट तो 72,000 था, लेकिन आपने जो शेयर परचेज वैल्यू है उसको हम कहेंगे 94,400 के आपके शेयर्स जो है उसकी वैल्यू में परचेज हुए हैं आपको, क्योंकि बोनस भी साथ में ऐड हो गया। अगेन आप अगले साल कंटिन्यू करते हैं, 13 मंथ से लगातार आप कोई भी ब्रेक नहीं लेते हो और अगले 24 महीने तक आप कंटिन्यू करते हैं। अगेन आप 72,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके सारे शेयर्स जो आपको मिल जाते हैं, जिसकी एसेट वैल्यू हम कहेंगे कि आपने 1,38,600 के शेयर्स आपकी उसकी वैल्यू जो है वो मिल चुकी है, यानी 72 के सामने लगभग 1,38,000 के शेयर्स 600 के शेयर्स आपके उसकी वैल्यू आप देख सकते हो। अगेन आप थर्ड ईयर कंटिन्यू करते हैं, 25वें महीने से अगले 36 मंथ तक आप 6-6 हज़ार रुपया करते हो। अगेन आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 72,000 हो जाता है और आपको यहाँ पे लगभग जो शेयर्स बोनस के साथ आते हैं वो 1,81,800 के आते हैं। यानी कि आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट अगर हम गिने 6-6 हज़ार के सामने आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 36 मंथ का, यानी 3 साल का, तो टोटल होता है 2,16,000। आपकी जो खुद की इन्वेस्टमेंट है वो 2,16,000 की है, लेकिन उसके सारे के सारे शेयर एवरी मंथ आपके डीमेट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिसका बोनस वैल्यू जो है वो लगभग 199,800 हो चुका है। मतलब आपको जो बोनस में शेयर्स मिले हैं वो 1,99,800 के हो गए। लगभग 2 लाख के शेयर्स जो है वैल्यू के शेयर्स है वो आपको फ्री में मिल चुके हैं। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया 2,16,000, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो कहता है वो उसकी वैल्यू कहती है 4,15,600। ये आपके लिए 36 महीने की एक आप समझ सकते हो कि आपको बोनस में आपकी वैल्यू जो है वो डबल हो गई, आपके अमाउंट की लगभग डबल हो चुकी है। जब इसका IPO आ जाएगा, IPO हो सकता है आपको साल भर बाद भी आ जाए। कोई कंपनीज का आपने बहुत सारे 36 महीने में बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स लिए होंगे, सिलेक्टेड शेयर्स लिए होंगे, ओके। तो मान लीजिए अगले 36 महीने के अंदर में आपने बहुत सारे अलग अलग शेयर्स लिए हैं, उसमें मान लो कोई कंपनी जो IPO में आती है वो 5 गुना बढ़ गई, कोई कंपनी 3 गुना से रेट से आगे आई, कोई 4 गुना से आई, कोई 10 गुना से आई। तो एवरेज हम 3 गुना भी पकड़ते हैं, हम कम ही पकड़ते हैं, ज़्यादा की बात ही नहीं करते, ओनली 3 टाइम्स भी पकड़ते हैं, तो आपका 4,15,000 लगभग 12 लाख जो है बन चुका है। लेकिन लोगों का माइंडसेट ये कहता है ना सर नहीं हुआ तो नहीं होने के लिए आप इंतज़ार सर बैंक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है, दिख चुकी है, रिवॉर्ड्स लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बड़ा अमाउंट लगाती है उसी से तो बड़ा बन चुकी है, तो क्यों नहीं होगा। ये सारे सेक्टर ही ग्रोइंग सेक्टर है। आप वही नहीं समझ रहे कि आपको ये प्री IPO में मिल चुके हैं, तो प्री IPO जब IPO में आएगी तो उसकी वैल्यू जो हमेशा बढ़ ही जाती है। चलो 3 गुना 4 गुना 5 गुना ये नहीं बना, 2 गुना भी बढ़ा तो हम कम भी बढ़ा तो भी आपकी वैल्यू जो है 8 लाख रुपए के आसपास में उस एसेट की बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल में ही रहेंगे, क्योंकि इसमें सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और पेशेंस ज़रूरी है। आपको ये नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर में कि आज आपने पैसे डाले 1 महीने के अंदर में आपको 20%, 30%, 50% प्रॉफिट हो गया हो और उस इंडस्ट्री के अंदर आप जम मार रहे हो रिस्क के अंदर में। ये वो सेक्टर नहीं है। ये सेक्टर वो सेक्टर है जो आगे आने वाले समय में आपके फ्यूचर को, आपके जनरेशन को संभालेगा, मैनेज करेगा। आप प्रॉपरली इसके अंदर में अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं 1,000 और 6,000 की, ना ही कोई बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की। आप छोटे छोटे अमाउंट से आप जो है यहाँ पे आके अपना प्री IPO परचेस कर सकते हो। तो हाउ वी गेट प्री IPO शेयर? तो सबसे पहले प्री IPO जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो उसका अपना खुद का एक CDSL अकाउंट रहता है। उसको अंडरराइटर्स जो उसकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं, प्री IPO की जो रेट है ना वो अंडरराइटर्स और मर्चेंट बैंकर डिसाइड करते हैं। इसके बाद इसको
जो है बैंकिंग सेक्टर्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स रहते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, इसके अंदर बड़ा अमाउंट डाल के ये शेयर्स खुद के पास परचेस कर लेते हैं। उसके बाद ये जाता है सिलेक्टेड ब्रोकर्स जो रहते हैं, ये सिलेक्टेड ब्रोकर्स इन कॉर्पोरेट्स के जाके बार्गेनिंग करते हैं और ये मार्केट में HNI क्लाइंट्स को ये शेयर्स जो है वो डिलीवर होता है उनके रेट में, उनके प्राइस के अंदर में। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है इस ज़रिए, इस सिस्टम के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे मैग्नस फर्स्ट का रोल कैसा है? मैग्नस फर्स्ट जो है डायरेक्टली कॉर्पोरेट लेवल से बाय करके मैग्नस फर्स्ट के अंदर में तुरंत ही जो मैग्नस फर्स्ट के पास में आ जाता है। और मैग्नस फर्स्ट जो है रिटेल इन्वेस्टर यानी हम लोगों के पास में हमारे CDSL और हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है। हमारे लिए कोई भी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, ना उस ब्रोकर के लिए हमें वेटिंग करने की ज़रूरत है, ना उस ब्रोकर के फेक और कहते हैं ना फेक और मैनिपुलेटेड रेट में हम कहीं जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लुभावने होते हैं और आपको फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम ब्रोकर से और मार्केट से यहाँ पे बच जाते हैं, क्योंकि मैग्नस फर्स्ट ने ओपन एंड पे सारी अपॉर्चुनिटी आपको डायरेक्टली लाइव दे दी है। तो मैग्नस फर्स्ट आपको अलग अलग कंपनीज़ के अंदर में जाने के लिए मौका देता है, जिसका 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 500 गुना भी आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। और वो भी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिटेलर्स यानी कि हम लोगों के लिए। और आपकी ये सारे एसेट की सिक्योरिटी जो है वो डीमेट अकाउंट के अंदर में है, ना ही मैग्नस फर्स्ट के पास है। जितने भी शेयर्स, जितने भी एसेट आपने परचेस किए हैं वो आपके डीमेट अकाउंट की सिक्योरिटी में है। चलिए मैग्नस फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है, इसका बेनिफिट्स मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो मैनेज होता है। आप इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आपको सीखने का भी मौका मिलता है। एसेट अप्रिशिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन, यहाँ पे आप अपनी एसेट जो है वो अप्रिशिएशन कर सकते हो, वेल्थ को बढ़ा सकते हो। सिक्योर फॉर फैमिली एंड जनरेशन, हर कोई सोचता है कि अपनी फैमिली सिक्योर रहे, अपना जनरेशन सिक्योर रहे। तो ये अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी अगर आपको दिखता है अदर कोई रिस्क सेक्टर से, और ये सिक्योर सेक्टर्स आपको आने वाले कुछ समय के अंदर ही आपकी फैमिली और जनरेशन को सिक्योर, आप खुद ही उसके कैलकुलेशन से आप महसूस कर पाओगे कि ये हमारे फैमिली और जनरेशन के लिए कितना सिक्योर बन सकता है। हाई पोटेंशियल ग्रोथ विदाउट एनी रिस्क, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ होने की है और कोई भी इसमें कोई बड़ी रिस्क भी नहीं है। ऑल एसेट्स इन डीमेट, ये सिक्योर इसके लिए है क्योंकि सारा एसेट जो है आपने परचेस किया है वो आपके डीमेट में है। आने वाले समय में जब ये सारी लिस्टिंग हो जाएगी, जब IPO इसका आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको बोनस, डिविडेंड, जो शेयर होल्डिंग कंपनियां रहती है वो तो देती है, मैग्नस फर्स्ट भी आपको एक्स्ट्रा बोनस जो है प्रोवाइड करती है। और आने वाली जो कंपनियां हैं प्री IPO की, वो भी आपको बोनस और डिविडेंड के रूप में अलग से आपको बेनिफिट जो है वो देती है। तो बेनिफिट फॉर एडवाइजर्स एंड एजेंट, मैग्नस फर्स्ट का यहाँ पे 2 अलग अलग रोल है। आप क्लाइंट बन के एज एन इन्वेस्टर बन के भी आप यहाँ पे आ सकते हो, और हमारे पास में एक एडवाइज़री का भी रोल है कि आप एडवाइज़र और एजेंट बन के भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो क्लाइंट के लिए जो है आपके एडवाइज़र्स अवेलेबल है, आपके एडवाइज़र के ज़रिए से आप क्लाइंट बन सकते हो। क्लाइंट बनने के बाद ही आप एडवाइज़र में आ सकते हो, और एडवाइज़र के बाद में आपका जो नेक्स्ट रोल चालू होता है वो है एजेंट का। तो उसके लिए हम प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेते हैं, उसके अंदर आपको कितने इंसेंटिव्स कैसे मिलते हैं और यहाँ पे आप करियर कैसे बना सकते हो उसके बारे में हम आगे ट्रेनिंग सेशन में आपको बताते हैं। तो यू डिसाइड एंड प्लान विच सेक्टर इज सेफ एंड ग्रोइंग योर एसेट विथ वेल्थ। मैंने आपको आइडिया दी है, मैंने आपको सारी एजुकेशन प्रोवाइड की है। अभी आपको डिसाइड करना है, आपके लिए सारे सेक्टर्स ओपन है, बैंक, सेविंग्स, FD, बॉन्ड्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, सभी सेक्टर्स ओपन है। आप वहाँ पे स्टार्टअप आपने कर ही चुके हो, आप वहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हो। एक सेक्टर को और साथ में ऐड कर लीजिए, एक बास्केट को आप और ऐड कर लीजिए प्री IPO की मात्र 1000 रुपीज़ से विथ मैग्नस फर्स्ट। तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या हो रहा है वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो प्री IPO फर्स्ट वी स्पेशलाइज इन आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन अर्ली इक्विटी अपॉर्चुनिटी। मैग्नस फर्स्ट का रोल यही है कि हम आइडेंटिफाई एंड स्पेशली तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसी अर्ली इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं जो आगे ग्रोइंग सेक्टर्स है और इनका हमें बहुत अच्छा वैल्यूएशन और ग्रोथ फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आपको प्री IPO पार्टिसिपेशन के लिए आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, आपकी KYC
करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फंड को डिपॉजिट करना है। पहले कभी भी आप इसके अंदर में पैसा डिपॉजिट मत कीजिए, कोई भी अदर बैंक से डिपॉजिट नहीं चलेगा, जिसका अकाउंट होगा उसी के अकाउंट से डिपॉजिट। यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा, कंपनी में कोई भी कैश डिपॉजिट नहीं करना है, और वो गलती से कर भी लिया तो सॉरी, उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। आपका कैश डिपॉजिट अलाउड ही नहीं है, तो कोई भी घाई करके कैश डिपॉजिट भी ना करे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड एडवाइज़र कैन पार्टिसिपेट इन SIP इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको आप 1000 रुपये से SIP ले सकते हो। कैन इन्वेस्ट मोर देन 1000, येस, आप 1000 से मल्टीपल में भी आप SIP परचेस कर सकते हो। अन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स इन शेयर्स ऑन ऑफर्ड प्लान, हमारे पास प्रेजेंटली में 2 प्लान है, जिसके अंदर आपको रिवॉर्ड के रूप में बोनस शेयर्स मिलते हैं। एक मंथली बेसिस पे मिलता है, एक जो है आफ्टर 36 मंथ के बाद मिलता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी SIP में जाना है। क्लाइंट कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल SIP, आप मल्टीपल SIP में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लाइंट कैन ऑल्सो डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन प्री IPO शेयर्स, आप वन टाइम भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप मंथली प्री IPO में आइए ताकि आपको इसकी नॉलेज समझ में आए, उसके बाद प्लान अप कीजिए कि आपको कितने बड़े अमाउंट से आपको करना है। क्लाइंट्स कैन बेनिफिट्स मोर इन प्री IPO देन एनी अदर फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि अदर जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर से जहां आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। क्लाइंट्स आर सिक्योर, मैं अगेन कहता हूँ कि क्लाइंट्स आर सिक्योर इन प्री IPO इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट कैन विजिट अवर ऑफिसेस फॉर मोर लर्निंग, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड ऑन प्री IPO। तो हमारे पास में ट्रेनर्स हैं, हमारे पास में जो है जो प्रेजेंटर्स है, जो आपको प्री IPO के बारे में गाइड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करके हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लाइंट के लिए जो है सेल्फ एक्टिवेशन ज़रूरी है, और उसके बाद ही वो एडवाइज़र बन सकते हैं। तो एडवाइज़र का यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा रोल है। तो क्लाइंट्स तो अपना बेनिफिट यहाँ ले रहे हैं, क्लाइंट्स तो अपना ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो एडवाइज़र्स है, उस एडवाइज़र का रोल है कि यहाँ पे एडवाइज़र जो है यहाँ पे मंथली जो है बहुत अच्छे से इनकम खुद के लिए जनरेट कर सकता है विथ डायरेक्ट क्लाइंट्स। अगर उसको जिस तरह से इंश्योरेंस के अंदर में वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को अप्रोच करता है, उसी तरह अगर हमारे प्री IPO सेक्टर्स के अंदर में अगर वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को अप्रोच करता है, उसके साथ में अगर ये बिज़नेस उसके पास में आता है, तो उसको इंसेंटिव के रूप में 25% जो है उसको एवरी मंथ जो है वो मिलेगा, प्रायर टू सब्जेक्ट एंड कंडीशंस के उसको एजेंट बनना, क्वालिफिकेशन करना वो ज़रूरी है। जब तक वो एजेंट नहीं बनता है तब तक उसको 25% जो है वो वन टाइम मिलेगा। एजेंट बनने के बाद में उसको एवरी मंथ जो है उसका जो भी SIP उसके क्लाइंट्स का आ रहा है, उसको एवरी मंथ जो है उसका रिवॉर्ड इंसेंटिव जो है मिलते जाएगा। तो एजेंट कैसे बनना है, इसको हम अपने ट्रेनिंग के अंदर भी आपके एडवाइज़र से आप समझ सकते हो। इसका प्रेजेंटेशन हम जो नेक्स्ट वीक में है, जो आपके सामने लेके आने वाले हैं, करियर अपॉर्चुनिटी, उसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है ऑफिशियली तरीके से हम बता देंगे। तो मैग्नस फर्स्ट पावर्ड प्री IPO अर्ली इक्विटीज़ ग्रोइंग सेक्टर वेटिंग फॉर यू, आपके लिए वेट कर रहा है। आप आज आ सकते हो, आप 6 महीने बाद आ सकते हो, आप 1 साल बाद आ सकते हो, 3 साल बाद आ सकते हो, डिपेंड ऑन यू, योर डिसीजन, योर इन्वेस्टमेंट, योर ग्रोथ और योर सिक्योरिटी एसेट्स, ये सारी चीज़ आपके अंदर कंट्रोल में रहेगी। एंड योर फाइनेंशियल फ्रीडम, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी होने वाला है, वो साथ में आप ही का होने वाला है। तो हैज़ एन इन्वेस्टर, यानी मैं एज ए क्लाइंट और इन्वेस्टर भी हूँ, मैं एडवाइज़र भी हूँ, और मैं एज ए क्वालिफाइड एजेंट भी, अगर मुझे क्वालिफाई मिल गया आगे जाके, मैंने इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट मुझे मिल गई और मैं पास हो गया, और मैं टेस्ट में पास होना ही है, और मैं क्वालिफाइड एजेंट की तरह क्वालिफाइड हो गया। तो हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो है वो ट्रेनिंग लेंगे इसके बारे में, सारी चीज़ें A to Z, प्री IPO कैसे आता है, सेबी क्या रेगुलेशंस क्या है, सेबी किस तरह से इसको मैनेज करती है, IPO आने के अंदर में उसको IPO आने तक उस कंपनी को क्या परफॉर्म करना पड़ता है, IPO आने में उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, उसकी लिक्विडिटी क्या होती है, IPO आने की जो रेट है वो कितना गुना बढ़ सकती है, IPO के बाद में मार्केट क्या हो सकता है, अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो उसका फ्यूचर जो है क्या हो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके कुछ हाइलाइट्स जो है हमने आज देख लिए। प्रैक्टिकल अगर देखना हो ना तो विदाउट पार्टिसिपेशन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट आप देख कभी नहीं पाओगे। प्रेजेंटेशन देख लिया, सुन लिया, समझ लिया और नेगेटिव मोड पे चले गए, मार्केट में किसी ने डंक मार दिया,
कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसा है, तो आप कभी भी कोई भी फील्ड के अंदर में सक्सेस नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको खुद को ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। इस सेक्टर में आने के लिए खुद को सीखना ज़रूरी है, ना कि डिपेंड रहना है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्री IPO अर्ली इक्विटी अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग माई दिस प्रेजेंटेशन। और आपकी जो भी क्वेरी है और आपकी जो भी कैसे क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखिए। हम दोबारा कल जो है क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक जो हमारे साथ में होने जा रहा है, जो इंसेंटिव्स जो लोगों को मिलने वाली है, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगभग कल जो हमें कुछ हाइलाइट्स हम आपको देने वाले हैं कि हमारा वेब पोर्टल किस तरह से दिखने वाला है। हमारे वेब पोर्टल के अंदर में अलग अलग रैंक के अंदर में कैसे आपको जो है अपना पोर्टफोलियो दिखने वाला है, आपकी यहाँ पे आने वाले किस तरह से इसकी ग्रोथ होने वाली है। तो ये धीरे धीरे कंपनी प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक के अंदर में आपको देखने को समझने को मिलेगी। लेकिन आज जिन्होंने भी अटेंड किया है, अगर उनके पास में समय अवेलेबल है कल के लिए, तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के जो रिप्लाई है या मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो रिप्लाई है, आप हैंड रेस करके आपके क्वेश्चंस को पुट ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो होप यू मीट अस अगेन ऑन द नेक्स्ट शेड्यूल। हम ट्राई करेंगे अरेंज करने की कल की मीटिंग की, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर में हमारा जो एक नया जर्नी शुरुआत होने वाला है। लाइव जर्नी जो शुरुआत आप जो महसूस कर रहे हो, कुछ लोग जो महसूस कर रहे हैं, वो लाइव जर्नी आपको लाइव तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू। आई अगेन हैंड ओवर टू मिस्टर जतिन और मिस्टर महेश जी, यू कैन हैव अ। थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र परमार सर। और हमेशा की तरह आपने आज का भी प्रेजेंटेशन हम सब लोगों के बीच में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया, और हम सब लोगों को बताया कि कैसे हम EMI से HNI क्लाइंट बन सकते हैं, HNI की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमारे जितेंद्र परमार थे जिन्होंने हम सब लोगों को प्री IPO अर्ली इक्विटी कैसे होता है, क्या होता है, कैसे HNI क्लाइंट प्री IPO के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करके लाखों करोड़ों का अपना इनकम बनाते हैं, और कैसे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आज मैग्ना फर्स्ट के द्वारा मिल रही है। और कहीं ना कहीं आज हमें सब लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी अपलाइन का, अपनी सीनियर का, कि जो मेरे को ये इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिली है, और मेरे को भी EMI से HNI बनने के अंदर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पर इनविटेशन दिया है कि यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को देखने का मौका दिया है, इस जूम मीटिंग की प्रेजेंटेशन के बाद आप उस व्यक्ति का धन्यवाद करना मत भूलिए, ताकि जो व्यक्ति ने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुलाया था, आज वह कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर तमाम वो खुशियां लेके आना चाहता है, जिस खुशी के लिए आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, इस मीटिंग की प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि हम आपको रीशेड्यूल नेक्स्ट मीटिंग, हमारा जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा, थ्रू आपको ग्रुप्स के अंदर, थ्रू आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर बड़ी जल्दी आप सब लोगों को मिल जाएगा, ताकि एक एक चीज की आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। तब तक लिए धन्यवाद इस जूम मीटिंग की प्रेजेंटेशन का हम सब लोगों के साथ पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय जी। I again invite to our next mentor, Mr. Dinesh. Mr. Dinesh, you are unmuted. हेलो माइक चेक चेक। डॉक्टर साहब, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन इन डिटेल, एंड आई होप सभी को मजा आया होगा डिटेल प्रेजेंटेशन में। और आज जो एक्साइटमेंट है 11th को, जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है, सिर्फ पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करने के बाद वो जो अपना वॉलेट में अगर आपका 1000 दिख रहा है, तो उसका प्रोसेस का वीडियो आज रात को या कल बताएगा। तो वो परचेज होने के बाद आप मतलब आप एक्टिव हो, और आपके नीचे जितने लोगों ने एक्टिव किया है उसका कमीशन आपको 11th को मिलेगा। और कल का प्रोग्राम का मेरे को फिक्स नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, अगर फिक्स है तो क्वेश्चन आंसर सेशन का हम लोग दे देंगे इनको, बट इट इज नॉट येट फिक्स्ड। आई डोंट नो फिक्स हुआ है क्या आप लोग का सर? सर मैं कर सकते हैं, आप कदम सर को बोला है, कर सकते हैं। Yes, I will inform it. I will talk and inform. तो फिर वो उसका लिंक मिल जाएगा।
और मंडे को मेरा प्रेजेंटेशन होगा। तो तब तक के लिए सिर्फ जितने भी लोग हैं प्लीज पहला देखो एक ये रेवोल्यूशन होने को जा रहा है एंड इट इज अ वेरी बिग रेवोल्यूशन। तो आपका फर्स्ट पे आउट मतलब फर्स्ट पे आउट कंपनी के साइड से आ रहा है, वो भले कुछ भी हो 250, 1000, 2000 वट एवर, आई बिलीव यू शुड टेक बिकॉज इट्स अ कोर ग्रुप एंड कोर ग्रुप में जो पहला पे आउट लेता है उसका अलग महत्व रहता है एंड वी आर गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग जाइंट। वो तो आपको पता ही चला अब अपन कहां से ईएमआई से हम लोग कहां किस तरफ जा रहे हैं। तो आई होप यू आर एक्साइटेड। और भी एक्साइटिंग न्यूज है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, थोड़ा प्लान में एनहांसमेंट भी है और जबरदस्त चेंजेस है जो आपको सुपर एक्साइट करेगा। तो हम लोग मिलेंगे कल या फिर मंडे को 8 o'clock। टाइम इज ऑल कॉमन, 8 बजे ही होगा एंड एवरी डे होगा, मंडे टू फ्राइडे फॉर श्योर, सैटरडे भी होगा, संडे को क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है। कल का आपको मैं डिटेल दूंगा और हर एक ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द होस्ट एंड ऑल्सो डॉक्टर एंड everybody in the group. धन्यवाद। See you tomorrow or day after tomorrow. Thank you. Thank you very much. So हेलो सर। okay. So any questions you have, then you can note down. We will give your reply on your question answer sessions only. तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा ताकि हम आपके क्वेश्चंस को आंसर दे सके। तो प्रेजेंटली वी आर ऑलरेडी मोर देन 1 hour and 10 minutes. So meet you for tomorrow. Details you will get in early morning only. So have a happy evening and good night. Thank you.